नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले एक पखवाड़े से मीडिया में वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका मधु किश्वर के सनसनीखेज आरोप गूंज रहे हैं। मधु किश्वर के ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में है। उन्होंने मोदी के चरित्र पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि मोदी ने इंडस्ट्रियल स्केल पर सेक्स क्राइम्स किए हैं। उनके मुताबिक मोदी के करीबियों ने उन्हें बताया कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो बहुत सारी महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। दूसरा आरोप ये लगाया कि भाजपा में टिकट और मंत्री पद महिलाओं को सेक्सुअल फेवर्स के बदले दिए जाते रहे। पार्टी के अंदर और संघ में कुछ महिलाओं को इंटीमेसी के कारण एमपी और मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। तीसरा आरोप ये लगाया कि मोदी प्रीडेटरी बिहेवियर वाले हैं, जिसके कारण वो ब्लैकमेल के लिए वल्नरेबल हैं। चौथा, मोदी ने हिंदुओं को धोखा दिया है, जबकि खुद को उनका रक्षक बताते रहे। पांचवा, मोदी सीआईए द्वारा प्लांट किए गए हैं। उन्होंने 1993 से सीआईए से ट्रेनिंग ली है। यही नहीं, उन्होंने हिंदू समाज को तहस नहस करने के लिए ग्लोबलिस्ट माफिया से सुपारी भी ली है। छठा आरोप उन्होंने ये लगाया कि मोदी अपने विरोधियों को क्रिमिनल तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं। इन आरोपों के अलावा मधु किश्वर ने ढेर सारे इंटरव्यूज दिए हैं और बहुत सारी बातें कही हैं, ऐसी बातें कही हैं जिनका निशाना मोदी और उनके आसपास के लोग रहे हैं। मधु किश्वर के इन आरोपों के जवाब न तो मोदी ने दिए हैं, न बीजेपी ने और न ही संघ ने। जिन महिलाओं के नाम उन्होंने लिए हैं वे भी खामोश हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कभी मोदी की तारीफ में मोदीनामा लिखने वाली मधु किश्वर इस समय ये सब क्यों कह रही हैं? क्या ये उनकी हताशा है, ईर्ष्या है या फिर किसी अभियान का हिस्सा? ये सवाल भी किया जा रहा है कि वे बिना किसी सबूत दिए महिला नेताओं का चरित्रहनन क्यों कर रही हैं। बात बोलीगे में मधु किश्वर हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इन तमाम आरोपों और सवालों के बारे में बात करते हैं। मधु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है। नहीं, मैं बताऊं, मैं इसको बिल्कुल सेंसर मत करना, क्योंकि मैं जो कहने जा रही हूँ बहुत अहम बात है। अभी तक मुझे जितने भी चैनल्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने बात करने के लिए बुलाया, वो अधिकतर हिंदू पक्ष सुनने के लिए ही बुला रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष की बात ना तो मेन स्ट्रीम चैनल सुनते हैं और ना ही तथाकथित प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट किस्म के चैनल सुनते हैं। शायद ये पहला अवसर है जब आपकी चैनल का, जो थोड़ा सा आपने मुझे इतिहास बताया, तो आपकी चैनल तो हिंदू पक्ष वाली है ही नहीं रही है। और हम ये नहीं कहेंगे, हम हिंदू पक्ष के भी हैं, मुस्लिम पक्ष के भी हैं। नहीं, ये दोनों पक्ष को ना बराबर। एक मिनट, मैं जो मेरी तरफ से, आप अपनी चैनल का जो मर्जी बखान कीजिए, मैं कैसे चैलेंज करती हूँ, पर हिंदू पक्ष से तो नहीं बोलते हैं आपके चैनल वाले। थोड़ा सा जो मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुलाया और जो सवाल पूछ रहे हैं मैं अवश्य खुलकर जवाब दूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जितने भी तथाकथित प्रोग्रेसिव किस्म के चैनल हैं, सेक्युलर किस्म के हैं, वो नहीं सुनना चाहते ना मधु किश्वर को और ना ही हिंदू पक्ष को। चलिए, आज बातचीत में शायद आपकी राय बदल जाए जब हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मधु जी, कि आपने पिछले एक पखवाड़े में जितना कुछ कहा है, अगर उनमें से 1% भी हम जैसे लोगों या किसी और ने कहा होता तो वो जेल में होता। उसके खिलाफ मानहानि के मुकदमे हो चुके होते, देश भर में पता नहीं कहाँ कहाँ मुकदमे हो चुके होते, उनके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए होते, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई होती। लेकिन मधु किश्वर जी का कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपको गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी है, क्योंकि मैं हाय तौबा नहीं करती, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले पिछले कई वर्षों में मेरे पे बहुत केस हुए हैं, और भाजपा रूल्ड स्टेट्स में ही। क्या उनकी कहानी पहले शुरू कर दें? सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अवश्य, क्योंकि
किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज हुआ। अब उदाहरण के लिए एक बहुत ही खतरनाक केस था जो 2017-18 के आसपास JNK में, जब PDP और BJP की गठबंधन सरकार थी, तब मेरे खिलाफ मानहानि का क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। वो फाइनेंशियल मानहानि नहीं बात कर रहे थे कि 5 करोड़ का मुकदमा करें, सिविल नहीं, सीधा क्रिमिनल। यही नहीं, तुरंत वारंट आते हैं, मुझे कोर्ट से सम्मन नहीं आते श्रीनगर से। और क्योंकि उस वक्त मेरी ताज़ी ब्रेन सर्जरी हुई थी, बहुत बड़ा ट्यूमर था, डायग्नोज हुआ था, मेदांता में 6-7 घंटे लंबी मेरी सर्जरी हुई थी, तो मुझे कहा गया था कि आपको नहीं जाना है 3-4 महीने घर से बाहर, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है, और एक बार वो इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, जहाँ पे बहुत नाजुक परिस्थिति होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में मेरे को एकाएक समन्स नहीं आते, मुझे वारंट आते। उसका इतिहास क्या है? अब बीजेपी और पीडीपी की मिली जुली सरकार है, और मुफ्ती परिवार को मैं बहुत करीब से जानती थी, और भाजपा की है तो सब लोग सोचते थे कि मधुकेश्वर के तो मुरीद होंगे। ना ना ना, क्योंकि 2014 से अब मैंने सारा इतिहास डाउनलोड किया है, और आज जो मैंने इंटरव्यू दी है 2-2.5 घंटे की एक चैनल के साथ, उसमें जो तथ्य मैंने पेश किए आप दंग रह जाएंगे सुन के, कि माँ बहन की गंदी गालियां कुत्ती रंडी से शुरू होके मिनिमम 2014 से मेरे को दी जा रही थी। इसलिए नहीं कि मैंने कोई अपराध किया था या मैंने ऐसे कोई काम किए थे, केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी की पॉलिसीज पर देश और धर्म के विरोध में जब कोई काम करते थे तो मैं जरूर सवालिया निशान लगा के मुखातिब होती थी उन्हें। और उसके बाद मोदी जी की तो फितरत आप जानते ही हैं, सिर्फ मैं हाय तौबा नहीं मचाती। यही बरखा दत्त के साथ हुआ होता जो मेरे साथ हुआ है, तो उसने दुहाई इतनी मचानी थी, और बहुत से और भी, है ना। मैंने कभी विक्टिम कार्ड वो खेला ही नहीं। अब सुनिए ये कहानी क्या है, ये कहानी क्यों हुई, ये वाला केस। इसके अलावा कहीं अभी भी बेंगलोर में एक चल रहा है जो अमित मालविया ने मेरे खिलाफ दिलवाया है। 3 साल से मैं लड़ रही हूँ चुपचाप, बिल्कुल। कश्मीर का केस बताते हैं क्योंकि ये जानलेवा हो सकता था। इस केस की कहानी यूँ है कि मैं कश्मीर से, क्योंकि मेरा वास्ता रहा, वहाँ के सभी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ, मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ मेरा एंगेजमेंट रहा, जैसा खालिस्तानियों के साथ, माओवादियों के साथ मैं खुल के सबसे मिलती हूँ, सबकी बात सुनती हूँ। तो राइजिंग कश्मीर नाम का जो एक अखबार सेपरेटिस्ट ही कहा जा सकता है, प्रो पाकिस्तानी रहा है, शुजात बुखारी उसके एडिटर होते थे, और मैं जानती भी थी। हमारा संवाद तो था एक किस्म का, मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे मित्र थे। और महबूबा मुफ्ती के डाइवोर्स्ड पति ने एक ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार ने एक एडिटर को 22 करोड़ रुपया अंडर द टेबल दिया है। तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि ये एक एडिटर क्यों कह रहे हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, शुजात बुखारी को दिया है, और ये अंडर द टेबल नहीं, ओवर द टेबल भी बहुत ले चुके हैं। और ये सेंटेंस लिख दिया कि पैसा भारत सरकार से लेते हैं, इंडियन टैक्स पेयर का, लेकिन गाना पाकिस्तान की धुन पे गाते हैं। ये मैंने लिख दिया, सच भी था। अब इस पर शुजात बुखारी का मुझे लीगल नोटिस आता है कि माफ़ी मांगिए, आपने मानहानि की है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप तथ्यों के आधार पर क्या इसको नकार सकते हो। चलो 22 करोड़ की बात छोड़ो, मैंने जवाब में ये लिखा, ये 22 करोड़ की न भी हम गिनती करें, क्या ये सच नहीं है कि आपको 2 मकान मिले हुए हैं, ऑफिस स्पेस मिला हुआ है मुफ्त में, आपको फलां दी गई हैं सुविधाएं, आपको सिक्योरिटी भारत सरकार ने दी है। क्या ये सच नहीं है कि आप DAVP के इश्तिहार हायर रेट पे आपको मिले, ये पूरा डेलीगेशन लेके
आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए थे, तो भारत सरकार के पैसे से आपका अखबार चलता है, वैसे तो फटीचर सा है, कोई उसकी सर्कुलेशन तो खास है नहीं, फिर भी इतने लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति आपको मुफ्त में मिली हुई है। मिनिस्टीरियल स्टाइल आपको घर मिले हुए हैं, मतलब जमीन भी मिली हुई है, ऑफिस की भी स्पेस मिली हुई है, और उसके बावजूद आप प्रिटेंड करते हो कि आप इंडिपेंडेंट पत्रकार हो। मैंने मानुषी चलाई, ये कहा था सरकारी ग्रांट नहीं लेंगे, विदेशी ग्रांट नहीं लेंगे, नहीं ली तो नहीं ली। मुझे ऑफर हुए बंगले एशियाड विलेज में, उन दिनों एजुकेशन सेक्रेटरी थे अनिल बोडिया, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि तुम क्या फटीचर से एक रेल रोड अपार्टमेंट में रहती हो, तुम जैसों को मिल सकता है, हमारे पास है, मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर मैं पत्रकारिता, मैं तो प्रोफेसर हूँ वैसे, मैं तो पत्रकारिता से पैसा कभी नहीं कमाया, ये मेरा प्रण था कि मेरी लेखनी तभी इंडिपेंडेंट रहेगी जब मैं पत्रकारिता से मुझे पैसे नहीं कमाने, तो इसलिए मैं लेक्चरर की नौकरी से शुरुआत करके फिर प्रोफेसर बनी वगैरह। तो उन दिनों भी बहुत कम साधन थे, उन दिनों बहुत फटीचर से नौकरी हुआ करती थी लेक्चरर की, तो मैंने तब भी मना किया। हालांकि क्या 1000 रुपये 900 रुपये के फ्लैट में रहती थी मैं लाजपत नगर में, छोटा सा रेल रोड के साथ। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनको ये सब मिला, फिर भी वो नौटंकी कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्या ये सच नहीं है? उन्होंने इसके जवाब में मुझे तुरंत कश्मीर की श्रीनगर की अदालत से वारंट भिजवाया पेशी होने का। अब क्योंकि उस वक़्त मेरी सर्जरी हुई थी, तो मैंने यहाँ से, मेरे वकील रवि शर्मा बहुत काबिल क्रिमिनल लॉयर हैं, तो मैंने उन्हें आग्रह किया, वो मेरी तरफ से पेश हुए और कहा कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, वैसे भी सीनियर सिटीजन है, महिला है, और कानून कहता है कि किसी सीनियर सिटीजन और महिला को, और विशेषकर जब वो बीमार रही हो और इतनी बड़ी सर्जरी हो, तो आप पेशी के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते। मैं आया हूँ एंड शी विल फुल्ली कोऑपरेट विद यू। अब वो जज जो हैं श्रीनगर के, तो आप जानते हैं आधे से ज़्यादा जिहादी है, वहाँ तो कितनी बार बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के सेसेशन की रेजोल्यूशन भी पास की हुई है। तो उन्होंने, जज साहब ने, या साहिबा थी शायद, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट। अब जब उन्होंने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ भेजे, भाजपा सरकार है माइंड यू, पीडीपी और भाजपा, और केंद्र में भी बीजेपी है। हाँ, केंद्र में भी बीजेपी है। तब तक इतना मुझे नहीं ज्ञान था कि इनकी मिली भगत है। इन्होंने चुप कराने की मुझे बहुत कोशिश की। अब क्या होता है कि मुझे, क्योंकि मेरे काफी मित्र रहे हैं कश्मीर में और वेल विशर्स भी रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा, मधु यहाँ मत आना, ये फ्लैश मॉब्स आते हैं ना पथराव करने, तुम आओगी कोर्ट में भी ये आपको फ्लैश मॉब से पथराव करके आर पार कर देंगे या तुम्हें अरेस्ट कर देंगे। तो ये शब्द भी वहां से किसी ने कहा। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जेल में हाल हुआ था, ये हो सकता है, मत आना। खैर, दादागिरी से तो मैं डरती नहीं हूँ, तो मैंने ये तय कर लिया कि कुछ भी कर लें, इनकी अदालत में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू करना ऐसे में, जबकि आपने समन नहीं किया, मेरी सबमिशंस नहीं सुनी, मेरा वकील आपके सामने खड़ा है और उसके पास पूरा रिस्पॉन्स है, आपने नहीं सुनी, तो मैंने कहा कुछ भी कर लो, तुम्हारी कोर्ट में तो नहीं आऊंगी। तो मैंने फिर जम्मू में याचिका डाली कि वहां जाने में मेरी जान को खतरा भी है, और ये बहुत जज साहिबा जो हैं, ये बहुत लॉलेस ऑर्डर कर रही हैं, तो इनकी कोर्ट में मैंने नहीं जाना, तो आप कृपया यहाँ पे इसको ट्रांसफर कीजिए। जो भी कारण रहे होंगे, JNK में महबूबा मुफ्ती का राज था और बीजेपी का राज था, और जो वकील भी थे वो भाजपा से और कांग्रेस से जुड़े हुए वगैरह वगैरह थे, पर फिर भी वहाँ मुझे वो रिलीफ नहीं मिला कि जम्मू में सुनवाई हो जाए। तो मैंने दिल्ली में हाई कोर्ट में याचिका डाली कि मेरे लिए जाना ठीक नहीं, और ये लॉलेस ऑर्डर है, मैं पूरी तरह कोऑपरेट कर रही हूँ और मैं वापस नहीं ले रही हूँ अपनी स्टेटमेंट, और मैं इन्हें प्रूव करने को कह रही हूँ कि ये चीज़ें इन्होंने नियामतें नहीं ली हैं भारत सरकार से,
और फिर भी दावा करते हैं इंडिपेंडेंट होने का, और लेफ्टिस्ट के बहुत चहेते थे। अब होता क्या है कि दिल्ली में मेरी याचिका, कपिल सिब्बल मेरे लिए अपीयर हुए फ्री ऑफ चार्ज, हमारे यूनिवर्सिटी के दिनों से मित्र रहे, केवल उस आधार पर, इसलिए नहीं कि मेरा कांग्रेस से कोई लेन देन है। और उसके साथ जब वो नहीं अवेलेबल थे तो महेश जेठमलानी हुए। तो इन दोनों ने इतना कर लिया कि ये वहाँ नहीं जाएंगी, ऑनलाइन ट्रायल होगी, 30,000 में ये बैठ जाएंगी और जो भी सवाल जवाब करना है जज साहिबा को कर ले। तो हुआ क्या, अब कश्मीर का तो हाल देखते ही आप, उनकी अदालतों का क्या हल होता है। तो 1-2 बार गई मैं वहाँ पे, ऑनलाइन उनका चालू ही नहीं होता था, हम हंसते खेलते बैठ जाते थे, वापस आ जाते थे, बट दे वर सीरियस इन ड्रैगिंग मी देयर। इट्स जस्ट दैट आई रिफ्यूज टू गो। मैं गई होती तो शायद मैं वापस नहीं लौटती, जिंदा वन पीस तो नहीं लौटती जी। लेकिन मधु जी, तो सुनिए ना जी, हाँ, आगे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक राज्य सरकार का मामला नहीं, था, राज्य सरकार एक पत्रकार का मामला था, एक अखबार का मामला था। जी नहीं। यहाँ आप प्रधानमंत्री अरे मोदी सुन को तो लो, आगे पूरी सुन लो, आगे भी सुन लो। अब इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले एनडीटीवी ने भी मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा डाला था। उनके पास तो आपको पता है बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं, मैं अकेली आदमी सी, और मेरे पास तो कोई करोड़ों रुपया है नहीं। गुडविल से कोई फ्री मेरे लिए अपीयर हो जाए तो आई कैन नॉट मैनेज एनी बैटरी ऑफ लॉयर्स। तो मैंने ऐसे ही लाइट हार्टेडली एक ट्वीट लिख दिया था उन दिनों कि कोई समझा दे इन्हें, एनडीटीवी के मालिकों को, कि मेरे ऊपर जिसने भी केस किए हैं ना, वो बहुत जल्दी, जैसे 1980s के दशक में किसने किए थे मानहानि के, वो बेचारे दोनों के हार्ट अटैक हो गए, केस कहीं पहुंचा ही नहीं। उसके बाद भी 1-2 ऐसे हुए, तो मैंने कहा यह हाल होता है तो इन्हें समझा लो, ये ना करे। अच्छा, मैंने तो लाइट हार्टेड सा किया था। हुआ क्या, शुजात बुखारी को कुछ महीने बाद उन्हीं आतंकवादियों ने गोली से उड़ा दिया जिनकी वो पैरवी करते नहीं थकते थे। अब मैं चुप, और सारा मीडिया, जो उनके चाहने वाले लेफ्टिस्ट पत्रकार पीछे पड़ गए। ये अरे मधु ने करवाया तो नहीं, सिर्फ ये कहा था पंगा मत लो, मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती, इसलिए ईश्वर कुछ कर देता है कि आगे बात नहीं बढ़ती। और एनडीटीवी का भी हाल देखा, बिकी गई। उन्होंने अनकंडीशनली विड्रॉ किया था मेरे खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा। 3-4 साल में लड़ी विद मिनिमल, लेस देन मिनिमल रिसोर्सेस। एविडेंस मेरा स्ट्रांग था। उन्होंने मानहानि का विड्रॉ किया, फिर उसकी कुछ देर बाद जाके, कई साल बाद जाके एनडीटीवी बिक गई उनके हाथ से। तो ये नहीं कि इन्होंने कोई कसर छोड़ी। अब यहाँ पे ये हैरेस करने के, देखिए अमित मालविया क्योंकि बेंगलोर के हैं और मुझे बताया गया, अच्छा ये जो ट्वीट था मेरा एक, वो था नेहरू और गांधी के रिश्ते को लेकर। वो किसी ने मुझे बताया, बहुत रिलायबल जानकारी, और क्योंकि उस पर बहुत स्कॉलरली बुक्स भी लिखी जा चुकी थी नेहरू और गांधी के रिश्ते पर, तो मैंने लिख दिया कि ये मुझे मिली है जानकारी। एक्सेप्शनल जो इनका लव था नेहरू और गांधी के बीच का, तो उसके पीछे कुछ लोगों की ये भी मान्यता है। और मैं नहीं कह रही हूँ, एक तो किसी ने बताया जो बहुत उच्च कोटि के पत्रकार हैं, दूसरा उस थीम पर बड़ी स्कॉलरली किताबें हैं। मेरे पे मानहानि का मुकदमा आता है बेंगलोर से, जबकि बीजेपी शासन में, कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुआ। मालवीय को तो खुश होना चाहिए। नहीं, ये आप मानेंगे, अभी मैं इस्लाम के खिलाफ खुल के बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीडर्स ने कभी मधु किश्वर को गाली गलौज नहीं दी। अक्सर ज्यादा सम्मान नहीं करते। मेरा इतिहास रहा है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, किसी के इशारे पे नहीं करती, जो भी बोलती हूँ। हो सकता है उस वक्त मेरी सोच उतनी परिपक्व ना हो, पर झूठ फरेब नहीं करती, और जब अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है वो खुद ही कह देती हूँ। ये मुझसे इस वजह से
गलती हुई थी, तो वो कभी नहीं करते। आप तो ये लिख सकती हैं अमित मालवीय के बारे में पूर्ण पट, हम ये कह देंगे। अरे हिम्मत करिए ना, हिम्मत नहीं करते हैं, डरते हैं पत्रकार। छोड़िए, ये देखिए, हिम्मत से जो खड़ा हो जाता है, और आप खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, इसलिए मुझे नहीं छू पाते। 12 साल हो गए मुझे गालियां खाते, और इसे राज्यसभा सीट चाहिए थी, इसे ये चाहिए थी, इसको वो चाहिए थी। मैंने कहा 1 करोड़ का इनाम दूंगी जो कोई कह दे कि सिर्फ मोदी से नहीं, किसी और पार्टी से मैंने कभी किसी पद की मांग की हो, कभी। मुझे सरकारी तंत्र से नफरत रही है, मैं सारी जिंदगी उसके खिलाफ लड़ी हूं। मैं क्यों चाहूंगी उस भ्रष्ट सी पार्लियामेंट्री व्यवस्था जिसमें मेरा विश्वास नहीं, मैं वोट भी नहीं देती। वहां जाके राज्यसभा में जाके मैं क्या करूंगी? गूंगी गुड़िया बन के बैठूंगी? आई डोंट इवन केयर फॉर दैट पोस्ट। और उसके बावजूद इन्होंने इतनी गंदी गालियां दिलवाई हैं कि मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। इसलिए 2014 से ये मेरी पुस्तक का इनाम मिला। देखिए, फॉरेन फंडेड एनजीओज ही हैं जिन्होंने मोदी को इस्लाम के खिलाफ, हिंदू फासिस्टवाद का प्रमोटर कहा कि ये तो ध्वस्त कर रहा है मुसलमानों को, क्रश कर रहा है, जेनोसाइड की है। मैं केवल ये तथ्य एग्जामिन करने गई थी गुजरात, 2011-12 से मैंने शुरू किया कि क्या वाकई इतना राक्षस है। क्योंकि ना मैं मोदी को जानती थी, ना कभी भाजपा से मेरा कोई ऐसा संपर्क था, ना मैं कभी उनकी वोटर रही हूं, ना आज हूं, ना कल होने की कोई संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मोदी से मुझे कोई मोह था या कोई इंटरेस्ट था। मुझे केवल इस बात का आक्रोश था क्योंकि टीसा सेटलवाड, हर्ष मंदर, इंदिरा जयसिंह, ये सब फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट हैं। इनका सारा पैक ऑफ वुल्व्स गिरोह जो है, मोदी के पीछे यही नैरेटिव चला रहा था। तो मैं केवल ये देखने गई थी कि क्या वाकई ही गुजरात फासिज्म की लेबोरेटरी बन गया है। वहां जो मेरी ये किताब लिखी है, इसमें केवल और केवल मुस्लिम बस्तियां, मुस्लिम विलेजेस, मुस्लिम आर्टिजन्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम ब्यूरोक्रेट, मतलब 90% ऑफ द इंटरव्यूज आर विथ मुस्लिम्स। और सारा गुजरात मैंने कवर किया, सारा तो नहीं, मतलब काफी गुजरात, विशेषकर जहां मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। और मैंने क्या पाया कि मुस्लिम विरोधी तो बड़ी दूर की बात, इतना इस्लाम परस्त तो मैंने और किसी को देखा नहीं। अब तो मैं कहती हूँ जिन्ना साहब भी इतने इस्लाम परस्त नहीं थे जितना ये निकला मोदी। और इसके साथ साथ प्रॉस्पेरिटी जिस तेजी से मुसलमानों की बढ़ रही थी, शिक्षा में, बिजनेस में, और वो खुद बोल रहे हैं। हर इंटरव्यू मेरी जो है, मैंने खुद वीडियोग्राफ किए हैं। एक छोटा सा सोनी का कैमरा था, मैं खुद ही हैंड हेल्ड लेके गई, और एक एक इंटरव्यू मैंने इसलिए वीडियोग्राफ की ताकि कोई मुझे बाद में कहे ये तो मनगढ़ंत कहानी है, मैं दिखा दूंगी ये वीडियो, ये मैंने ट्रांसक्राइब की, ये मैंने ट्रांसलेट खुद की, ताकि उसमें कोई इनएक्यूरेसी ना आए। अब कहीं मुझे मुस्लिम विरोधी तो क्या, ये तो गांधी मार्क 2 लगा। और तब तक मैं गांधी के चश्मे से ही हिंदू मुस्लिम रिश्तों को देखती थी। तो मुझे अच्छा लगा कि मुस्लिम विरोधी तो नहीं है, ये तो उनका हितैषी है। इसने तो वो कर दिखाया जो कांग्रेस ने कभी नहीं करके दिखाया था। ये मेरा किताब में है। अब ये किताब मोदी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू कार्यकर्ता सुने, क्योंकि वो तो मोदी को हिंदू हृदय सम्राट क्यों समझ बैठे। इसलिए नहीं कि गुजरात में उसने हिंदुओं का दिल जीता, ना। इस आरएसएस का ऑफिस बंद करवाया, ताले लगवा दिए, प्रवीण तोगाड़िया घुस नहीं सकता, ऐसे कहीं कहीं उसके 50,000 हिंदुओं को जेल में ठूसा, झूठे आरोपों पर भी फांसी तक के मुकदमे चलने लगे। माया कोडनानी का आप पढ़िए, मेरा जो एक्सपोजे है, उस पर वीडियो भी बनाई। आई एम द ओनली वन हु रोट अबाउट हर। बिल्कुल निर्दोष महिला को मोदी ने फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये हिंदुओं के साथ कर रहा था ये आदमी। अब सवाल ये है कि मैं मोदी का, आपने जो भी माया कोडनानी, बाबू बजरंगी दली का मैं बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं माया कोडनानी के बचाव में लिखा। मैंने बजरंग दली का इतिहास नहीं खंगाला, ना मैंने उसका बचाव किया। मैंने प्रवीण
तोगाड़िया का मैंने इतिहास नहीं खंगाला, ना उस पर कभी कमेंट किया। ये जरूर कमेंट किया जो जफर सरेशवाला कहते थे कि मोदी ने प्रवीण तोगाड़िया का गुजरात आना बंद करवा दिया। पहले वो आता था तो लाख लाख लोग एयरपोर्ट पे होते थे, अहमदाबाद बंद हो जाता था। मोदी के आने के बाद 2 लोग ने उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते थे। ये जफर सरेशवाला ने जो पहले बातें की, मेरी किताब में पहली बार आई, उसके बाद टीवी चैनल्स में इसके चर्चे हुए। तो मैं इसको बुरा नहीं समझ रही थी उस वक्त, मैं गांधी के चश्मे से देख रही थी मोदी को तब तक। फिर धीरे धीरे गांधी से कई बातों से मोह भंग हुआ, पर गांधी की और बातें तो कम से कम अंतिम जन की सेवा, सत्य, अहिंसा, ऐसी कई सारी बातों में मैं आज भी टिकी हूँ। गांधी टिके हो ना टिके हो, मैंने प्रयास पूरा किया है। क्या मोदी जी के बारे में ये सारी चीजें जो अभी आपने हाल में कही हैं, उसी दौरान आपको पता चली? नहीं, धीरे धीरे, उसी दौरान नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैंने केवल एक ही नाम लिया है, नाम जो महिलाओं के सुब्रमण्यम स्वामी लेते रहे, मैंने किसी का नहीं लिया आज तक। स्मृति ईरानी का जो उन्होंने कहा ना, स्मृति ईरानी एंड ऐसे कहा, तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात। अच्छा, वो हल्का फुल्का सा ट्वीट था, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरे सपने में भी नहीं आ सकता था, क्योंकि 11 साल से मैं कई इश्यूज पर मोदी को लताड़ चुकी थी पब्लिकली। वीडियोस मेरे हैं मोदी के अक्षम्य अपराध, 2-2 घंटे की वीडियोस हैं, एक नहीं। मधु जी, आप इतनी सीनियर मोदी से मोह भंग क्यों? जर्नलिस्ट हैं, मानुषी की संपादक रही हैं। मैं प्रोफेसर हूँ भाई। प्रोफेसर भी हैं आप, प्रोफेसर हैं ही नहीं, अब रिटायर्ड जी। तो लेकिन ये जो कोण है सेक्स वाला, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है। पर ये तो सुब्रमण्यम स्वामी का क्या सेंसिटिव है? क्या सेंसिटिव है? खुलेआम सबको पता है ये बात है, मैंने नहीं खोली। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कहता रहा है, और आए दिन आप कह रही थी इंडस्ट्रियल स्केल पर। हाँ, वो मैं कह रही हूँ, अब कह रही हूँ, पक्का कह रही हूँ, पहले मैंने कभी नहीं बोला था। कुछ आधार आपके पास होने चाहिए ना। लीजिए, मुझे ये बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन कहता है, लार टपकाते हुए जर्नलिस्ट उसके पास माइक लेके पहुंच जाते हैं वो सुनने के लिए। उसके ऊपर तो कभी केस नहीं हुआ। यही समझना चाहता हूं कि उनके पास ऊपर भी नहीं हुआ और आपके ऊपर भी नहीं हुआ। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मेरे ऊपर कई केस कर चुके हैं। नहीं, इस मामले की बात इस मामले पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर करेंगे तो गंद और निकलेगा, बहुत निकलेगा, बहुत निकलेगा। अभी जैसे गुजरात के कुछ पत्रकार, मुझे उनको बड़ी राहत है। कुछ एक ने तो मुझे कहा कि आपने तो हमें मुर्दा से जगा दिया, क्योंकि हम इतना घुटन महसूस कर रहे थे जिस किस्म का नैरेटिव चल रहा है इस आदमी के बारे में, और जिस तरह इसको हीरो वर्शिप कर रहे हैं जो लोग जानते नहीं, हमने तो उसको करीब से देखा है। और ये कुछ गुजरात के जर्नलिस्ट ने मुझे कहा, इसकी नाइट लाइफ इतनी कलरफुल होती थी, ये रात को अपनी प्राइवेट गाड़ी से बैक गेट से निकल जाता था और हम इसको चेज करते थे। हमारी टीम हमें पता था किस घर में जाएगा और कहाँ इसकी सेटिंग है। तो एक नहीं, तब भी। और अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं वो संघ परिवार के लोग शामिल थे इसमें। जिनके घर में जा रहा है तो किसी घर की तो बहू, बेटी, बहन होगी ना, एक नहीं थी। और आती थी महिलाएं। मानसी सोनी का तो सुप्रीम कोर्ट में है चर्चा, क्यों नहीं लोगों ने खंगाला, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं लताड़ा कि आप क्यों उस पे कुंडली धर के बैठे हैं, आपके पास पूरी फाइल है। वो मुझे मोदी जी के एक चुनिंदा ब्यूरोक्रेट ने दिखाई थी सारी फाइल्स, और मुझे क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं था खंगालने का। हालांकि मैंने लिखा था एक आर्टिकल, मानसी सोनी, वो भी इतनी मासूम महिला नहीं थी, उसका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का था। वो जो IAS ब्यूरोक्रेट शर्मा थे, प्रदीप शर्मा, उनके साथ भी, इनके साथ भी एक दूसरे की मैसेजेस दिखा रही हैं, वो सब है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, मानसी सोनी का तो जग जाहिर है। कपिल मिश्रा तो असेंबली में, दिल्ली असेंबली में खुल के चर्चे कर चुके हैं।
मधुकेश्वर के पास भी था, मधुकेश्वर ने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि धीरे 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 बातें खुल रही थी। मानसी सोनी क्या ये अकेली सीडी है? कब देखी थी आपने? इनके पीएम बनने के बाद। मतलब ये 2014-15 के आसपास सीडी की नहीं बात? है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जहां मिनट बाय मिनट अमित शाह खबर ले रहे हैं उस महिला की, मानसी सोनी की, कहाँ जा रही है, इसको फ्लाइट नहीं पकड़ने देनी, ये सब वो ट्रांसक्रिप्शंस मैंने देखे थे। तो तब से अभी तक आप खामोश हैं उस बारे में केवल, और किसी बारे में नहीं। मसलन उदाहरण के लिए मैंने जिन बातों पे इन्हें लताड़ा है, अब पंजाब में जैसे SGPC एक्ट में जब इन्होंने बदलाव किया और सहजदारी सिखों को, जो मोने होते हैं, उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया, यानी खालिस्तानियों के हाथ आपने सौंप दिए। सब जानते हैं कि सहजधारी सिख जो हैं, हिंदू और सिखों के बीच में जो कट्टर होते जा रहे हैं, एक ब्रिज बिल्डिंग का काम करते हैं और गुरुद्वारा पॉलिटिक्स को थोड़ा फिर भी मर्यादा में रखने की कोशिश तो करते रहे, फिर डर जाते हैं क्योंकि खालिस्तानी तो जिहादी बने पड़े हैं, सरतन से जुदा उन्होंने भी सीख लिया है। तो जब इसने SGPC एक्ट किया अरुण जेटली के कहने पर, और उसके रिश्ते थे ही ना, वो सुखबीर सिंह बादल, चिट्टा वाला जो स्मगलिंग करता था ड्रग्स की, और करता होगा शायद आज भी, तो मैंने खुल कर लिखा था, मोदी जी इतिहास ये माफ नहीं करेगा जो आपने किया है, ये अक्षम्य अपराध है, ये शब्द है मेरे। फिर मैंने जो वीडियो बनाई उसमें ऐसे कई सारे मोदी के अक्षम्य अपराध की गिनती की। कोविड के दौरान मैंने कम से कम 12 वीडियो बनाए अपनी चैनल और दूसरों की चैनल में पार्टिसिपेट करते हुए, जहां मैंने कहा कि आप जेनोसाइडल काम कर रहे हो, ये ग्लोबलिस्ट माफिया की चाकरी में, और अगर आप मेरे ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे, अगर यहाँ भी आप मेरी बंदूक रख दो मेरी कनपट्टी पर और कहो कि गोली या वैक्सीन, मैं गोली खा लूंगी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी, ये बहुत ही बड़ा अपराध है इस देश की जनता के साथ। फिर मैं और 10 उदाहरण दे सकती हूँ आपको, सुनना चाहते हैं तो। हर ऐसी बात पर जहां इन्होंने देश और धर्म को नुकसान किया है, और खासकर जब इन्होंने गौरक्षकों को गुंडा कहकर उनको जेलों में बंद करना शुरू कर दिया, जबकि इनका एजेंडा था चुनाव प्रचार के दौरान कि पिंक रेवोल्यूशन को हमने बंद करना है, आपका दिल नहीं दुखता, मेरा तो दिल रोता है, गौ हत्या बढ़ रही है। क्या नौटंकी करता था ये आदमी। और फिर इसने जो व्यवहार किया गौरक्षकों के साथ, और जो आज शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गौ हत्या इतना बड़ा अपराध हिंदू धर्म में माना जाता है, तो ये जैसे रावण आया था साधु के भेष में, वो कम से कम फिर भी तपस्वी था, शिव भक्त था, ज्ञानी था। ये तो भेड़िया है इन द क्लोथिंग ऑफ शीप, यानी भेड़ की खाल पहन के भेड़िया आया हिंदू समाज को खाने को। और कोई मेरी इसलिए नहीं बात सुनता रहा क्योंकि एक तो शैडो बैन थी, एक इन्होंने, आपने देखा होगा, ये आप भी चेक कर सकते हैं, मोदी के आने से पहले मैं हर हफ्ते कम से कम 5-6 बार टीवी में होती थी किसी ना किसी डिबेट में। कभी इसलिए नहीं कि मैं कहती थी मुझे बुलाओ, बुलाते थे लोग और मैं जाती भी थी। ऐसा कैसे हुआ कि मोदी के आने के बाद एकदम ब्लैकआउट? मुझे कैसे ब्लैकलिस्ट करवाया इन्होंने? मैंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, मैंने कभी, ये चैनल्स के सब लोग मैं जानती हूँ, और अर्नब गोस्वामी तो बहुत मतलब खातिरदारी भी करते थे। एक बार नहीं मैंने अर्नब को फोन करके या किसी को या एंकर को या टीवी ओनर को कहा कि एकदम आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे। और मैं खुलकर कह रही हूँ बिना झिझक के, ये वाकई ही एक तरफ से ये CIA का प्लांट है, ACYPL ट्रेंड है, दूसरी तरफ ये जो फॉरेन फंडेड पत्रकार, फॉरेन फंडेड NGOs, ये सारा हमारा ऑपोजिशन का खेमा है, वहां पे भी सुपारी दी गई है। मोदी को फासिस्ट कहो, हिंदू इस्लाम विरोधी कहो, तो मूर्ख हिंदू इसको हिंदू
हितैषी समझ लेंगे। और हम हैं हिंदू मूर्ख। मैं फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म से हमेशा पहले दिन से परहेज करती थी, फटकती भी नहीं थी ऐसे लोगों के पास जो फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म करते थे। इनफैक्ट मोदी के पास मेरी पहली जो पिटिशन गई है 21 प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स के सिग्नेचर्स के साथ मैं खुद लेके गई हूँ। कोयम्बटूर से दयानंद सरस्वती बीजी जो सबसे उस वक़्त लीडिंग हिंदू स्कॉलर, संत, जो भी कहेंगे आप मानते हैं, उनके भी सिग्नेचर्स में कि ये फॉरेन फंडेड एनजीओज को देश से निकालो। तब तक मैं सोचती थी क्योंकि फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट ने इसको इतना लताड़ा जलील किया है तो ये तो हटाएगा ही। और मैं क्योंकि 1978 से इनके खिलाफत में बोलती रही हूँ, खड़ी होती रही हूँ, तो मेरे को लगा अरे आ गया, ये तो वाकई ही इनको निकालेगा देश से। हुआ क्या, मैं लेके गई पिटिशन, इसकी आंखों से ही दिख गया कि इसकी नीयत नहीं है। मैं लेके गई, सुन लीजिए, तो कैसी है मधु जी, क्या कैसे याद किया, इंटरव्यू चाहिए, मैंने कहा नहीं। सेल्फी लेनी है, मैंने कहा नहीं, कभी लिया आज तक मैंने आपसे? आज तक आपने देखा होगा 15-16 घंटे की इंटरव्यू, आपने कभी नहीं देखा हो एक फ्रेम में हमें। मैंने कहा नहीं, ये मैं आपके पास ये लेके आई हूँ, प्लीज इनको बाहर करिए। इसने किया क्या, उसका बिल्कुल उल्टा। इसके खिलाफ भी मैंने बहुत लिखा। किया क्या मालूम है आपको? मतलब क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जो FCRA था मोदी के आने से पहले तक, उसमें कुछ अच्छे प्रावधान थे जो यूपीए काल में कार्यान्वित पूरी तरह ना भी हो पर कम से कम लिखित में थे। नंबर 1, FCRA के जो रेसिपिएंट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं कर सकते। वो चुनावी प्रचार या चुनावी राजनीति जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उसमें नहीं कर सकते। नंबर 2, आप फॉरेन फंडिंग से पत्रिका, न्यूज़पेपर, मैगजीन नहीं चला सकते बाहर के पैसे से। और तीसरा जो बहुत अहम प्रावधान था कि जो भी ग्रांट आपको मिलती है उसका लेखा जोखा होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हुआ करता था। उसी के माध्यम से किस फॉरेन एनजीओ को, इंदिरा जयसिंह को कब कितने करोड़ मिले, किस कानून को पारित करवाने के लिए। और मैं क्योंकि इनके हर कानून का विरोध करती आई हूँ, इनका सारे कानून जहरीले हैं, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे रेप लॉ हो जिसके खिलाफ मैं कोर्ट में भी गई थी कि ये ड्रकोनियन है, चाहे डाउरी लॉ, इतना उल जलूल बकवास कानून, डोमेस्टिक, सारे राइट टू एजुकेशन एक्ट, ईच वन इज एम्ड एट टेयरिंग असंडर द हिंदू सोसाइटी। तो मैं इसका बहुत विरोध करती आई हूँ। तो अब हम जब इनके पास पिटिशन लेके पहुंचते हैं तो मोदी जी ने किया कि इनको बात पसंद नहीं आई, पर फिर भी पोलाइटली जो भी है, मैं बाहर आके कुछ भी संघ के लोगों से कंप्लेन करने लगी कि आप तो बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं तो फॉरेन फंडेड एनजीओज को क्यों नहीं निकलवाते। मैं मोदी जी के पास गई तो मुझे पता है क्या संघ के 2-3 लोगों ने कहा, मधु जी आप भी ना कैसे कैसी बातें करने लगती हैं, संघ भी तो लेता है ना फोर्ट फाउंडेशन का पैसा, उसमें क्या बुराई है, हमारे काम के लिए कोई भी दे। मैं दंग रह गई, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता था। अब आगे चलिए। कांग्रेस काल का FCRA ये 3 रुकावटें डालता था लेने वालों पर। इसी के माध्यम से हमें पता चलता था कौन सा कानून किस एनजीओ ने या किस ग्रुप ऑफ एनजीओ ने कितने पैसे लेके पारित करवाने का मुहिम चलाया। इन्होंने सबसे पहले अमेंडमेंट किया, क्या अब डेटा पब्लिश नहीं होगा, और इसीलिए PMO में कितना विदेशी पैसा आ रहा है, जब इसके लिए भी RTI डाली गई तो मोदी जी कहते हैं ये तो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ RTI बिकॉज ये तो मेरा फंड है, तुम्हारे बाप का है। आप सोचिए, नहीं बताया आज तक, है ना, कितने करोड़ या कितने बिलियंस क्या आया कुछ पता नहीं। बाकी भी सारे एनजीओज के बंद कर दिए डेटा पब्लिश करना। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ले सकती हैं, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अब क्या था, इसमें कांग्रेस भी फंसी हुई थी क्योंकि इस कानून के बावजूद कांग्रेस ने भी इसकी वायोलेशन में कुछ पैसा ले लिया था।
तो उनकी भी सूली अटकी हुई थी, गर्दन सूली में अटकी हुई थी। तो बड़ी खुशी से उन्होंने पारित करवा दिया अमेंडमेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज भी ले सकती है। जाहिर है सबसे ज्यादा पैसा तो भाजपा को और मोदी को और पीएम केयर फंड में ही आना है। तो इन्होंने उस कानून को भी इतना विभत्स बना दिया और हम सोच रहे थे कि ये तो बैन करवाएगा फॉरेन फंडेड एनजीओ। कोई फॉरेन फंडेड एनजीओ बैन नहीं हुआ। नौटंकी की गई नोटिस भेजने की। नोटिस के बाद कौन से एनजीओ बंद हुए? जो हिसाब देते ही नहीं थे। कितना ले रहा है, भी खत्म हो गई, खत्म। और भाजपा और आरएसएस ने पूरी फैक्ट्री चालू कर दी नौटंकीबाज एनजीओस की, ताकि इनके कार्यकर्ता भी उस हमाम में नंगे होके नहा सके। मधु जी, जो पूरा संघ परिवार है या हिंदुत्व का पूरा जो कैंपेन है, मोदी जी से संतुष्ट है? क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। मोदी जी नाम कितने भी काम करवा रहे हैं, काम का कितने काम करवा रहे मोदी जी ने हैं। कुछ नहीं, धारा 370 हटवा दी। अब उसका लेखा जोखा सही लेना चाहते हो? आपकी लिस्ट में कुछ और है सवाल, एक अलग से करना है इस पे। राम मंदिर के साथ जो धोखा और फरेब इस आदमी ने किया है, जिस आदमी का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिस संस्था का है राम मंदिर में, कोर्ट में ना तो बीजेपी थी, ना आरएसएस था, ना मोदी था। बल्कि मोदी की सरकार ने तो ये भी नहीं कहा कि मुझे चाहिए, विरोधी करते रहे। स्वामी स्वरूपानंद, शंकराचार्य स्वरूपानंद और उनके जो मुख्य शिष्य जो आज शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये लड़े हैं सारी लड़ाई। तथ्य इन्होंने पेश किए, दिनों दिन इन्होंने लड़ाई लड़ी कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस के साथ, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इनका दर्जनों बार नाम है। मोदी का तो कहीं नाम नहीं, आरएसएस का तो कहीं नाम नहीं है, लेकिन काम रंजन गोगोई से सरकार ने करवाया। देखिए, ये कहने की बात है, एविडेंस इतना स्ट्रांग था, एविडेंस इतना स्ट्रांग था। एक बात, दूसरी बात, फैसला आ गया। बेईमानी कहाँ आती है, जिससे शंकराचार्य जी भी नाखुश हैं। केस वो जीते हैं और तथ्यों के आधार पर, और उन्होंने जो आर्गुमेंट ली, ये नहीं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी, उनकी आर्गुमेंट बिल्कुल सही थी। पहली बार किसी ने ये सूझबूझ से कि यहाँ मूर्तियां तो मिल चुकी हैं, स्तंभ भी हैं, यहाँ दिख रही है, यानी मस्जिद तो कभी बनी ही नहीं। ये मंदिर का ही ढांचा है जिसमें इन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जो इस्लामियों ने सारे देश में किया है, मंदिरों को हथिया के। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात नहीं है। सुन लीजिए, इस पे कभी डिटेल में बात होगी, सुन लो पूरी बात। फैक्ट इज, फैसला हिंदू पक्ष में था, लेकिन अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी से भी मैंने पूछा 3 महीने पहले, मैंने कहा ये कैसे हो गया कि जिस पक्ष ने, मुस्लिम पक्ष ने 500 साल की लड़ाई के ऊपर थूकते रहे, वो कहते रहे यहाँ था ही नहीं मंदिर, झूठे तथ्य पेश करते रहे, नौटंकीबाज करते रहे, रोमिला थापर से लेकर बाकी इरफान हबीब, कितनी इन्होंने गलत जानकारी दी, और फिर हारे क्योंकि बहुत काबिलता से लड़ा गया अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से, और तथ्य जो उन्होंने जुटाए वो अनोखे थे। एक मिनट, ने साफ साफ कहा है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि वहां पहले कोई मंदिर था। ये नहीं सही है, आप देख लीजिए। चलिए उस पे अलग बात करते हैं ना फिर। हाँ, उस पे अलग बात करते हैं, उस पे अलग बात करते हैं। ये पर सही है, तो अगर प्रमाण नहीं मिला तो क्यों दे दिया? यही तो, इसीलिए तो क्रिटिसाइज करते हैं। आप गलत हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए मधु जी। अरे मैंने देखा ना हो तो मैं बोलूं नहीं? मैंने भी देखा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए ऐसा है, एक दिन ना आप इसी पर बात करें। मुझे भी क्यों, आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लाइए स्टूडियो में उनके लॉयर के साथ। मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूँ जी, उन्होंने लड़ा है, उनको लाइए, उनके पास जाइए, पूरी इतिहास खंगालिए, और फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको तथ्य भेज दूंगी जहां आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। आपने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो हियर से पर है। हियर से? मैंने सुने, केवल मानसी सोनी को छोड़ दे तो
मानसी सोनी का अगर छोड़ दें, वो स्वामी तो बाकी सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं, वो भी ऐसे ही लगा रहे हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है उनसे पूछिए न जाके, हम उनसे भी अलग से पूछेंगे, लेकिन अभी तो हम आपसे बात मैं बताऊं स्मृति ईरानी के बारे में, मैं नहीं, भाजपा के अंदर बहुत इसके चर्चे रहे, बहुत ऐसी ऐसी बातें जो मैं बोलना नहीं चाहती, जो मुझे पता है, जो तथ्यों के साथ भी बताई जा सकती है, मैं नहीं चाहती हूँ उनको, प्लीज लीव हर अलोन। देखिए आप नारीवादी भी हैं। नहीं, मैं नारीवादी नहीं हूँ, स्त्रीवादी रही नहीं, मेरा सबसे फेमस ऐसे है, व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, डू यू नो दैट? आप नहीं जानते हैं मेरा इतिहास। स्त्री के अधिकारों पर तो आप बोलती रही। मैं स्त्री के अधिकार ऐसे कभी नहीं मानती, जो बैंड बजा रखा है स्त्रियों ने, फेमिनिस्टों ने, हमारे समाज का ही नहीं दुनिया भर में, और ये अभद्र नारीवाद फेमिनिज्म मेरे को कभी स्वीकार्य नहीं था, आज भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको इस तरह से स्त्री क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि राजनीति में जब भी महिलाएं आती हैं तो उन पर इस तरह से ये प्लीज डोंट लांछन लगते हैं, चरित्र इतना पायस बनने की मत कोशिश कीजिए मेरे साथ। आप पत्रकार हैं तो ये नौटंकी आप भी मत करिए कि आपको नहीं पता कौन कौन क्या क्या कर। मैंने सुना है। देखिए सुना ऐसे, आप बात समझिए मेरी, इक्की दुक्की हल्की फुल्की बात नहीं होती। कौन किसके साथ क्या कर रहा है, भाजपा में नहीं, बहुत सी पार्टीज में, जर्नलिज्म में आपको भी पता है, महिला पत्रकार भी परोसी जाती हैं, मैं नहीं कह रही हूं। और जब कुछ महिला पत्रकारों ने मेरे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया, ये देखो महिलाओं को लेकर कैसी करती है, पता है क्या कुछ पुरुष पत्रकारों ने मुझे कहा, मिलके कहा, ये वो ही बोलती हैं इस तरह कि महिलाओं पे मत आरोप लगाओ जो खुद इस्तेमाल होती हैं। नहीं तो सबको पता है कास्टिंग काउच लीगल प्रोफेशन में है, सबको पता है कास्टिंग काउच मेडिकल प्रोफेशन में है, नर्सेस के साथ जो होता है, जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो होता है, सबको पता है जर्नलिज्म में है, बॉलीवुड में ही नहीं सिर्फ, सबको पता है पॉलिटिकल पार्टीज में है। कौन इसको स्वीकार करती है, कौन लड़ती है और कौन बाजू हो जाती है। और किसी जमाने में मैं बहुत लिखती थी इसके बारे में, जब विमेन्स रिजर्वेशन की बात होती थी कि ये बीवी बेटी ब्रिगेड आके कब्जा कर लेगी इन सीटों पर मैं कहती हूँ काश बीवी बेटी ब्रिगेड ही रहती महिलाओं की। ये तो बीवी गर्लफ्रेंड रखेल किस्म की जो इनके रिश्ते होते हैं, ये वो ब्रिगेड आ गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो बातें, मैं नाम नहीं किसी का लिए हूँ, स्मृति ईरानी का, क्योंकि सबसे ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी लेते रहे हैं, और वो ही नहीं सभी। मैं बताऊं, जब मैंने ये किताब लिखी, मुझे अमेरिका में भी बुलाया गया बातचीत करने के लिए इस किताब पर। मैं जहां जाऊं, जितने लेक्चर्स मैंने दिए वहां, चाहे अमेरिका में चाहे सिंगापुर में, कहीं गई हूं मैं, सब ने ईरानी जी के नाम की चर्चा की, और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, मैंने नहीं, मुझे कहां से पता होना था। मैं तो मोदी का पर्सनल इतिहास खंगालने गई नहीं थी। अगर मैं ये किताब, जिसमें मैं कह रही हूँ इस्लाम परस्त है, और ये अच्छी बात है, इस्लामियों के लिए बहुत इसके मन में संवेदना है, तो मैं क्यों खंगालती, मेरा क्या लेन देन था। पर ये चर्चे इतने डेफनिंग है, आप जानते हैं पत्रकार होने के बावजूद, और आप कह रहे हैं ना आपके ऊपर केस क्यों नहीं, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं। कर लो, क्या करोगे, जेल भेजोगे, आ जाओ मैदान में, बहुत निकलेगा गंद, कोर्ट में आएगा केस, या कोई बात नहीं, आप मैं सिद्ध नहीं भी कर पाई, मान लो 2 साल 3 साल जो भी, कोई बात नहीं, 2-3 किताबें और लिख लूंगी, किताब जेल में बैठ के, जिसका टाइम नहीं मिलता। द पॉइंट इज, निडर होना बहुत जरूरी होता है, और मैं मानती हूं निडर लोगों से अधिकतर लोग डर जाते हैं, अधिकतर। और जो गुंडा तत्व होता है वो एलिमिनेट भी करा देते हैं। तो इसलिए आए दिन मुझे लोग इतनी हिदायतें देते हैं, वॉक पे भी मत जाओ, ये भी मत करो, उड़ा देगा, हिरेन पांड्या की तरह उड़ा देगा, इसकी तरह मरवा देगा, ये आए दिन मुझे बोलते हैं लोग, पर मैं तो नहीं सुन रही। अब डर जाते हैं लोग कि हम पे केस हो जाएगा,
तो वो मेरा दोष नहीं है ना। नहीं, सिर्फ और केस नहीं लेफ्टिस्ट होता पे नहीं हो रहा केस, लेफ्टिस्ट पे नहीं हो रहा, जो झूठे आरोप लगाते हैं उनको भी सुपारी मिली हुई है। नहीं, जो मैं ये कह रहा हूं, सब इसको मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी कहते हैं, उनको सुपारी मिली हुई है उसी एजेंसी से। बिकॉज अमेरिकन डीप स्टेट और ब्रिटिश डीप स्टेट का हमेशा पुराना इतिहास रहा है, जिसको वो प्रॉप अप करते हैं उसके खिलाफ फिर उसका क्या इमेज बनना चाहिए उसका इंतजाम भी इसी तरह करते हैं, और तो बैलेंसिंग रहता है। अब जैसे तालिबान अमेरिका ने खड़ा किया, फिर भी बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ISIS अमेरिका ने खड़ा किया, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। हिजबुल्लाह तक को बनाने में, ईरान को तबाह करने में इनका हाथ है। तो सवाल ये है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन डीप स्टेट का पुराना खेल रहा है, ये कोई नया नहीं है। वो हमेशा बैलेंसिंग के लिए एक सवाल बनता है, और ये इनको काश पता होता, पर क्यों पता करें, पैसे मिल रहे हैं ना मोदी को झूठे आरोप लगाने में। सच्चे आरोप लगाने की हिम्मत है? नहीं है। सच्चे आरोप से सब तिल मिला जाते हैं, वो नहीं हिम्मत है। झूठे आरोप मोदी को सूट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता और नौटंकी करते हैं कि हम डरते हैं मोदी से। अरे आपने एक ट्वीट में कहा था कि मैं सबूत दूंगी। किस चीज का? मैंने ईरानी का तो नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा मानसी सोनी का है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लो। पूछो ना, क्यों नहीं पूछते हो? मुझसे क्यों कहते हो? सबूत हैं जिस केस के, वहां भी क्यों नहीं जाते हो पूछने? क्यों दबाया तुमने? मैंने तो नहीं दबाया। तो आप में हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से पूछने की कि क्यों दबा रखा है। ये जब एविडेंस है तो मुझे पूछते हो सबूत दो, शर्म करो। कभी इस बारे में आपने RSS के लीडर से बात की? ये सब क्या वो बात करने लायक हैं? क्यों हैं? आपको लगता है? वो तो राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक इतनी निर्माण। कॉम्प्रोमाइज संस्था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रिटिश डीप स्टेट, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, उसको स्थापित किया गांधी को गालियां दिलवाने के लिए, और फिर गांधी ये खेलते रहते हैं वो गेम। इसी प्रकार बहुत संभव है कि RSS भी ब्रिटिश डीप स्टेट की ही पैदाइश हो। इस पर खोज होनी चाहिए। इनकी जो राजनीति रही है हिंदू समाज को अंदर से खोखला करने की, इनमें कोई हिंदू आस्थाओं के प्रति सम्मान भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। और ये नौटंकी है, ये तिलक लगा के, ये करके नौटंकी है। इनको भी मैं कहती हूँ सुपारी दी गई है, अंदर से खाली करो। क्योंकि हिंदू महासभा को ये निपट के खा गए। बजरंग दल जो स्ट्रीट पावर के रूप में उभरी थी, मैं कभी उनकी सपोर्टर नहीं थी, इसलिए नहीं कह रही हूँ, उनको खा गए। नपुंसक कर देते हैं, ये खुद भी नपुंसक राजनीति खेलते हैं, और जो भी जिसको भी अपने आगोश में लेते हैं उसको नपुंसक कर देते हैं ना। नहीं, लेकिन RSS तो गोलवलकर, सावरकर, इन सब की जो पूरी लेगेसी है उसमें तो यही है। हाँ, पत्थर है लेगेसी। वो सिर्फ नाराबाजी करते हैं। अच्छा, ये तो बोलते हैं ना देवी देवताओं को भूल जाओ, भगवा झंडा RSS का, इसके नीचे खड़े हो जाओ। भले ही इस झंडे के नीचे खड़े होके हम तुम्हें गंदे नाले में डुबो के मरवा दे। ये भी नहीं कि नदी नाले में, कहीं गंगा यमुना में हमें डुबोएंगे ना जी, गंदे नाले में, गर्त में। इतना नपुंसक बना रखा है। कहाँ है जो इनके पास वो ताकत कि कभी खड़े हो जाए अपने कार्यकर्ताओं के लिए। बंगाल में क्या क्या हुआ इनके कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं को घर से निकाल के बलात्कार हुए और गैंग रेप्स हुए इन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ। ये उनके साथ भी नहीं खड़े हुए तो अपनों के सगे नहीं है तो हिंदुओं के सगे कैसे होंगे? इनके कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है। सबसे बड़ा इन पे इनके कार्यकर्ता यही आरोप। जहां भी इनकी सरकार है वहां पर सबका संरक्षण कर रहे हैं। खाक पत्थर क्या कर रहे हैं? देखिए, डेमोग्राफिक इन्वेजन इनकी सरकारों के तहत ही बढ़ रहा है। डेमोग्राफी हमारे फेवर में नहीं, हमारे खिलाफ जा रही है। अब जैसे उदाहरण ये लो, 640 पन्ने की किताब मैंने क्यों लिखी? 2018 में जनवरी में इस लड़की का कत्ल हुआ।
कथुआ की, कहा गया एक मुस्लिम बच्ची को कुछ हिंदुओं ने, 8 हिंदुओं ने मिलकर एक हिंदू मंदिर में, रसाना गांव के मंदिर में रखा। 5-6 दिन गैंगरेप करते रहे, फिर उसको मार के फेंक दिया अपने ही पिछवाड़े में। अब वो चार्जशीट मैंने पढ़ी। मैंने कभी कथुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रजिस्टर नहीं किया था। रसाना गांव है भी नहीं है, मुझे नहीं पता था। जम्मू से मैं हूं नहीं वहां की, हालांकि मेरे नाना पढ़े थे वहां प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में, और JNK के स्टेट सब्जेक्ट भी थे, लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं था जम्मू से। उसके बावजूद जब मैंने केवल और केवल चार्जशीट पढ़ी, इतनी बकवास चार्जशीट कि 8वीं का बच्चा भी वो अगर हिंदी में पढ़ ले तो हंसेगा या 2 झापड़ मारेगा जिसने लिखी कि आप क्या बकवास कर रहे हो, इतनी बकवास है ये चार्जशीट, बकवास है ये। मैं तहकीकात शुरू की, फिर मैंने क्या पाया, मैं खुल के कहती हूँ, और महबूबा मुफ्ती मेरी मित्र रही हैं, उनके घर में भी मैं एज अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली, ऐसे भी होता था मुफ्ती साहब का, क्योंकि ये भी आप उनसे पूछ सकते हो, सोनिया गांधी जी ने मेरे ही इंटरवेंशन की वजह से मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया था। उसकी वजह से वो क्यों, वो भी अजीब सी कहानी है, अनोखी कहानी है। खैर, अब मैंने खुल के कहा है, महबूबा मुफ्ती के सुपरविजन में इस लड़की को मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद मरवाया और बिल्कुल निर्दोष हिंदुओं के मत्थे मर दिया। जम्मू के हिंदू उबल पड़े, 50-50 हजार की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, मोदी को गुहार लगाई गई कि CBI जांच करवा लो, ये बिल्कुल झूठा केस है, फरेबी है। और वहां तेवाटिया ने, क्या नाम, वहां के बार एसोसिएशन के जो लीडर हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वो कांग्रेसी थे, लाइफ लॉन्ग कांग्रेसी, बहुत रिस्पेक्टेड, उनका पूरा मैंने ब्यौरा दिया है। उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी, जम्मू बंद हुआ, 12 दिन तक कोर्ट बंद रही। मतलब ये आप सोचिए, पार्टी का मसला नहीं रहा, ये रहा महबूबा मुफ्ती ने झूठा केस हम पे दायर किया है, लेकिन PMO ने पूरा सहयोग दिया। इस फेक नैरेटिव में PMO में जो कठुआ के MP हैं जितेंद्र सिंह का और प्रधानमंत्री खुद का पूरा सहयोग रहा फेक नैरेटिव में। और इसमें भी बरखा दत्त, इंदिरा जयसिंह सारे, हेलो डेमोग्राफिक इन्वेजन, पढ़िए किताब, पढ़िए, मैंने बताया क्यों कथुआ को टारगेट किया गया। पाकिस्तान से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कथुआ को भी उसी किस्म से हिंदू विहीन करना है जैसे इन्होंने नॉर्थ में जो हैं कश्मीर से लगे हुए, अब राजौरी, पुंछ मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए ना, रामबन भी, और यहाँ से टेररिस्ट को फ्री रन मिलता है। कौन यकीन करेगा कि मोदी जी हिंदू विहीन करना चाहते हैं, हिंदुओं के ये हो रहा है, दुश्मन नहीं, है। अच्छा छोड़िए, नहीं है तो मत करो, नहीं करो तो हैव अ गुड टाइम। फोबिया नहीं है, इस्लामोफोबिया। अच्छा ठीक, जो हिंदू 1200 साल का अन्याय, जेनोसाइड्स, कितने करोड़ों, 80-90 करोड़ हिंदू मारे गए कम से कम इस दौरान इस्लामियों द्वारा। और जिस हिंदू को इस बात से डर नहीं लगता कि जो पाकिस्तान बना, फैक्ट शीट कर, आपको अभी तक पता नहीं है ना, तो आप अगर अंधकार में जी रहे हैं, आप पहले चश्मा बदलिए, आंखें ठीक करवाइए, पढ़ना सीखिए, और फैक्ट्स इसके बहुत हैं। मैनी ग्लोबली इट इज बिलीव्ड एंड सेड बाय सम ऑफ द लीडिंग हिस्टोरियंस, वो कौन है, नहीं अभी नाम याद आ जाएगा, कि द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया इज द ब्रूटलेस्ट हिस्ट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कितनी अंधेर गर्दी में चाहे, कितने लाखों मंदिर हमारे तोड़े, कितना धन लूटा, क्या क्या नहीं किया, जनसंहार किया। अब नहीं पता, पाकिस्तान बना तब भी नहीं पता। अगर ये सब कुछ अगर हुआ आपको भी नहीं है, सुनना, देखिए, मुझे आपसे बहस ही माधु नहीं जी, करनी। मैं एक चीज बस कह रहा हूँ, मैं एक काउंटर दे रहा हूँ। नहीं, काउंटर मैंने इसका सुनना नहीं, मैंने इसलिए नहीं सुनना, मैं इसलिए दे रहा हूँ, बताइए कि ये तो राजा महाराजा जो भी थे, अरे उसके प्लीज पहले, डोंट टॉक, आई जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। उसके पहले देखिए, कितने, मैं रोमिला थापर की कितने स्टूडेंट रही बौद्धों हूँ को और मारा उसका गया। नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस, लाई।
बौद्ध धर्म का Anybody who सफाया हो says जाए। that वो बिकाऊ पत्रकार है, आप कह रहे हैं, आपके मुंह के सामने मैं कह रही हूँ। जो कहता है कि हिंदुओं ने बौद्धों को मारा, शर्म आनी चाहिए। किसने मारा? नालंदा बौद्ध था विहार, किसने? खिलजी ने ये आके, तो बात की बात हेलो है। हेलो हेलो, मैं किस उसके पहले सेंचुरी की में? बात कर रहा हूं। नहीं, प्लीज डोंट मैं उसके टॉक पहले की बात नॉनसेंस, कर रहा हूं। डोंट टॉक नॉनसेंस। देयर इज नो एविडेंस कि हिंदुओं ने कभी किसी बौद्ध का खात्मा शारीरिक रूप से किया। शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के बाद में, ये बात की बात कर रही हैं आप। ये आपको बात की पता बात भी कर है बाद और पहले क्या होता इस्लाम है। के आने के पहले की बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस, जस्ट डोंट टॉक नॉनसेंस, इट इज अटर नॉनसेंस। हिंदुओं ने कभी किसी पंथ का खात्मा नहीं किया, कभी नहीं किया, झूठ है। और रामलीला थापर जैसे हजारों बौद्ध विहार, आप तो पढ़े लिखे थे, जैन हैं भी नहीं। मंदिर। मैं जेएनयू की पैदाइश हूं, देखिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए, ये तो मत कहिए आप, प्लीज डोंट, ये तो मत कहिए। उतना नहीं जानकारी आपको कि आप मुझसे इस बात पे फालतू की बहस। आपकी चैनल का ये रवैया हो सकता है, मुझसे मत उम्मीद कीजिए कि मैं नॉनसेंस सुनूंगी और मैं आपके आरोपों का जवाब भी दूंगी, क्योंकि ये नॉनसेंस है, छोड़ दीजिए, टोटल नॉनसेंस। छोड़ दीजिए, चलिए। और जो हिंदू ये कहता है, शर्म आनी चाहिए उसको। आपने कहा कि प्रायश्चित करूंगी। हाँ, वो किताब लिखी गई उस वक्त, मैं पूरा ये नहीं जो समझती थी। आपने मोदी जी के बारे में जाना और फिर उनके ऊपर किताब लिखी, उसके बाद ये प्रायश्चित किस तरह का होगा? और जो किताब अब सारे जो उस वक्त बातें मुझसे एस्केप हो गई, क्योंकि कोई साधन नहीं था। गुजरात के लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, वहां के जर्नलिस्ट भी तब कहाँ मुझे बोलते थे। अब भी डर डर के मुझसे बात करते हैं, अब भी जो फोन करते हैं मुझे मुबारकबाद देते हैं। मैं कहती हूँ आप खुल के, और मुझे बातें बता रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें, बहुत खतरनाक बातें। मैं कहती हूँ आप बोलेंगे? नहीं मधु जी, ये बंदा तो तबाह कर देता है, मेरी 4 ईडी रेड बढ़वा चुका है, ये वो। दहशत है इस आदमी की, आप जानते नहीं है क्या किस तरह ये तबाह कर देता है जिसके पीछे पड़ता है। तो इसी सवाल से तो मैंने शुरू किया था, क्या है ना, कि आपके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? अरे मेरे पीछे पड़े, नंबर 1 मेरे, कोई एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुनिए, नहीं, मैं शुरू से बोलती आई हूं, और निडर व्यक्ति के आगे जब वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो, अधिकतर लोग कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। किसी का बिजनेस है, उनको पता है हमें तोड़ मोड़ जरूर करना ही पड़ता है। मेरा ऐसा कोई नहीं है। तनख्वाह मेरी क्या है, अब पेंशन है, वो आती है सीधा बैंक में आती है। कोई मेरे पास ऐसी चीज है नहीं जिसको वो पकड़ सकता है। हाँ, वो प्लांट का, अगर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट लगा सकता है, तो मुझ पे भी पॉक्सो एक्ट लगा सकता है, ये कर सकता है। मेरे में भी ड्रग प्लांट कर सकता है, हालांकि मुझे पता भी नहीं ड्रग्स होती कैसी हैं। ये भी कह सकता है मानुष्य में ब्रोथल चला, कुछ भी कर सकता है, पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि मधु किश्वर की जो जिंदगी है ओपन बुक की तरह उसने जी है। उसने लिखा है बहुत चीज बातों पर, कोई कॉम्प्रोमाइज उसकी किसी के पास भी प्रूफ नहीं है। मैंने तो एक वीडियो भी बनाई है, मोदी जी आप पे अब तरस आता है। 12 साल हो गए, आपके पास इतनी खुफिया एजेंसीज हैं, इतने तंत्र हैं, लाखों आपके ये लगे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपको एक गंदगी मधु किश्वर की रत्ती भर नहीं मिल पाई। तो झूठ, राज्यसभा सीट, रंडी कुत्ती राज्यसभा सीट, ये चल रहा है। दूसरा, यासीन मलिक के साथ, अभी यासीन मलिक के साथ मैंने पूरा 5 साल पहले वीडियो डाला हुआ है, मैंने कहा सुन लीजिए। वही नहीं, मैंने मुफ्ती साहब के साथ क्या मेरा रहा, गिलानी साहब के साथ बहुत एंगेजमेंट रही, और राम जेठमलानी बहुत से में शामिल होते थे। अडवाणी जी ने इनको वो कश्मीर कमेटी बनाने को कहा था, जिसका राम जेठमलानी ने मुझे इंचार्ज बनाया कि तुम हैंडल करो। पहले मैं दिलीप पटगांवकर और अशोक भान के साथ जाता था, वो बात बनी नहीं। अब हम दोबारा, अब इनको क्या मिलता है, एक नेहरू मेमोरियल में, 3 मूर्ति हाउस में मैं 2009 में एक राउंड टेबल डायलॉग करती हूँ, मल्टी पार्टी डायलॉग, जिसमें पहली बार भारत के इतिहास में सेपरेटिस्ट, मेन स्ट्रीम पार्टीज, जम्मू, कारगिल, लद्दाख, रजौरी, पुंछ, हर जगह से लोग आए। किसी को एक पैसा नहीं दिया, मैंने एयर टिकट नहीं दिया, ना मेरे पास इतने पैसे होते, सब अपने खर्चे पे आए। खर्चा किसने उठाया?
तीन मूर्ति हाउस, उन दिनों डॉक्टर मृदुला मुखर्जी JNU में की प्रोफेसर, मेरी टीचर रही, वो डायरेक्टर थी, उन्होंने सारा खर्चा उठाया, एक पैसा मुझे नहीं खर्च करना पड़ा। पर पहली बार लोग बैठे डायलॉग के लिए। अब उसमें यासीन मलिक एकाएक आता है लंच के सेशन के बाद, पर उसमें बाकी सेपरेटिस्ट भी थे, उसमें महबूबा मुफ्ती भी थी जिनके साथ ये बहुत भद्दी सी सरकार चला चुके थे, और कितने लोग थे, भाजपा के लोग थे, राम जेठमलानी प्रिजाइड कर रहे थे, बलबीर पुंज सारा दिन बैठे, वगैरह वगैरह। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी थे, अपने आप मेरे मित्र थे, आ गए, कितने लोग थे, 250-300 होंगे शायद, पता नहीं जितने भी। अब एक यासीन मलिक के साथ फोटो, एकाएक RSS के कुछ आते हैं, शोर मचाते हुए उसके आने के बाद, क्योंकि हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो मुझे अपनी सीट खाली करनी पड़ी, तो यासीन को मैंने दे दी। तो इसलिए वो जो मंच पे हम बैठे थे, राम जेठमलानी, मैं थी, CSDS की एक मेरी साथी थी और मैं बैठी थी, मैंने अपनी कुर्सी दे दी। एकाएक RSS के लोग, अब आपको पता था बलबीर पुंज भी हैं, RSS के लोग भी हैं, राम जेठमलानी भी हैं, पहले ही मुझसे कह देते कि हम भी आएंगे, हमें एक सेशन चाहिए, तो मैं बड़ी खुशी से मान लेती। आए, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसको गिरेबान पकड़ के उसको मारना चाहता है, गाली दे रहा है, और मैंने खुल के ये कहा, देखो आपका गुस्सा जायज है, लेकिन बहादुरी है तो जाके कश्मीर में इसको पीटो। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या होगा, तुम इसको पीटोगे, पुलिस आएगी। मृदुला मुखर्जी जिन्होंने बहुत ग्रेशियसली मुझे ये सपोर्ट सिस्टम दिया है, उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, और आपको 2-3 को आपके ऊपर केस बन जाएगा। फिर आप तो अभी बैठ जाओ शांति से मिन्नतें तरले कर करके मैंने बिठवाया, और मैंने कहा ये पूरा सत्र जो है लंच के बाद का, केवल कश्मीरी पंडितों की बात और आपके माध्यम से जो कहना चाहते हैं इसका जवाब ये देंगे। तो वो सत्र में सबसे ज्यादा बात की मुजफ्फर हुसैन बेग, जो डिप्टी CM रहे मुफ्ती के कैबिनेट में और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, काबिल भी हैं, हार्वर्ड के पढ़े वकील हैं, और 3-4 घंटे केवल और केवल इनके बीच मैंने संवाद होने दिया। उसके बावजूद क्या कहते हैं, ये मधु किशोर उसकी रखेल थी, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसकी ये करती थी, उसकी वो करती थी। अगर मैं यासीन मलिक के साथ भी एंगेज किए हूँ तो आप सोच सकती हो कितना दिमाग खुला चाहिए उसके लिए, और उसकी बात भी ध्यान से सुनी, और जब मुझे लगा कि बंदा टोटल फ्रॉड है, तो मैंने फिर दरकिनार खुले दिल और दिमाग से उसकी बात सुनी। उसका ब्रेन सर्जरी करवानी थी, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था अमेरिका का, मैंने दिलवाया। जेठमलानी को मैंने पकड़ा, मैंने कहा इसको जाने दो। वहाँ किसी कश्मीरी पंडित ने उसका इलाज किया मुफ्त में। फिर भी नामकूल नीच आदमी, बहुत, मुझे नहीं पता था क्योंकि ये गांधीयन चोगा पहन के आया था, एकाएक गांधी बन गया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास आया, मेरी कितनी सारी गांधी की किताबें, मुझे मधु जी कुछ गांधी का साहित्य पढ़ने को दो। मैंने बेस्ट किताबें उठा के दे दी। बाद में मुझे याद आया तो 10वीं पास भी नहीं है, ये क्या पढ़ेगा। द बेस्ट ऑफ माई कलेक्शन आई हैव गिवन इट टू हिम। तो मैं मूर्ख हूँ और गांधीवादी आइडियलिज्म रहा है, तो मैं यासीन मलिक जैसे नीच व्यक्ति को भी पहले ध्यान से सुनती हूँ, और जब उसने कहा कि मैं गांधीवादी बना हूँ और मैं चाहता हूं कि अब गांधीवादी तरीके से मैं आंदोलन चलाऊं, जो भी हमारी जायज़ बातें हैं, मैंने पूरा सहयोग करना चाहा उसका। फिर पता चला ये भी फ्रॉड है, तो मैंने हटा दिया, अपने बाजू कर दिया उसको। तब पर ये क्या कर रहे हैं, वो जिसमें इनकी पार्टी के लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं उसकी रखेल थी। मतलब और भी मुझे कोई नहीं मिला, ऐसे घटिया आरोप लगाएंगे। और मैं सिद्ध कर रही हूँ, मेरे पास, अच्छा उसकी रिपोर्ट मैंने ही पब्लिश की हुई है, वो वीडियो मेरे ही डाले हुए हैं, जिसमें से ये निकाल लेते हैं जहां मैं यासीन मलिक के साथ हूं और उसको पिटने से बचा रही हूँ। तो आप मुझे ना इस्लाम विरोधी तो कह सकते हैं, मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, भला ही चाहती हूँ उनका, पर वो अपना भला ना चाहे तो मैं क्या करूँ। आखिरी सवाल है मेरा, अभी और कुछ बाकी है? बहुत कुछ मोदी जी के बारे में आता जाएगा, बहुत कुछ मैं कह भी चुकी हूँ। आप सुनिए ना, खंगालिए मेरा लेखन, मेरे ट्वीट्स, मैं वो सारे पब्लिश करती जाऊंगी।
और जो मैंने मोदी के अक्षम्य अपराध, मोदी से मोह भंग क्यों, ये क्यों देश का दुश्मन, क्यों धर्म का दुश्मन, एक एक इशू पे कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बोली हूं मैं। कोई ऐसे नहीं कि मोदी की शक्ल पसंद नहीं है, हाँ अब तो उसकी शक्ल से घृणा होती है, कोई दो राय नहीं। ये आज से नहीं, 2014-15 से शुरू हो गई थी कि ये कैसा जाल है मोदी जी का कि इतनी बड़ी हिंदू आबादी उनके पीछे खड़ी। अरे हिंदू आबादी, मैंने कहा ना, ये मूर्ख लेफ्टिस्ट, मूर्ख कांग्रेसी, सही मुद्दों पर इनकी हिम्मत नहीं है मोदी को विरोध कर सके मोदी का, और इसीलिए कांग्रेस श्रिंक होती जा रही। मतलब कांग्रेस की वजह से मोदी है, कांग्रेस और लेफ्टिस्ट की वजह से मोदी है। और मूर्ख जो इस्लामियों को भी, मैं कह रही हूँ, इन सबको सुपारी दी है अमेरिकन डीप स्टेट ने, मोदी को इस्लाम विरोधी, इस्लाम विरोधी, इस्लाम विरोधी, ईसाई विरोधी, ईसाई विरोधी, वो तलवे चाट रहा है इस्लाम के। और कहते हैं कि CIA प्लांट है, हाँ, फिर तो वो अमेरिकन डीप स्टेट और CIA एक ही है ना, दोनों। मतलब उधर मोदी जी को, मैं ये हर जगह उन्होंने किया है। आपको नहीं पता कि गांधी जी को भी ब्रिटिश ही लाए, महात्मा कहलवाया, ये उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नहीं, देयर इज एन ऑफिशियल लेटर दैट henceforth he will be addressed as महात्मा। कभी गांधी को एक कंकर नहीं, लाठी मारना या कुछ, ऐशो आराम से रखते थे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के साथ इतना अन्याय किया अंग्रेजों ने, इनको तो पलकों पे उठा के रखते थे। नेहरू को, गांधी को कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, 5 स्टार ट्रीटमेंट देते थे। तो खैर, गांधी की अच्छी बातें भी तो कम से कम थी ना कुछ तो, पर इसमें दो राय नहीं है कि वो हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क करके गए, जिस तरह का पार्टीशन करवाया। तो वो मेरी शिकायत है, मैं खुल के बोलती हूँ उसके बारे में भी। लेकिन ये भी यहाँ ही नहीं, सिर्फ अब ईरान में भी आप देखिए, ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंसीज ने क्या खेला है हमेशा से। शाह ऑफ ईरान था, इनका अपना था, बहुत वेस्टर्नाइज था। उसके खिलाफ खुमैनी को किसने खड़ा किया? अमेरिकन और ब्रिटिश। उसके पहले एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो उसको हटवाया, रजा पहलवी को लाया। दोनों खेल खेल रहे ना। फिर पहलवी के साथ उसके विरोध में खुमैनी को लाए। ये इनका हर जगह का खेल है, हर जगह का खेल है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये राक्षसी एप्स्टीन के जो खुलासे हो रहे हैं, ये इससे तो आंखें खुल जानी चाहिए, क्या गेम खेलते हैं। और आप देखिए ना, प्रिंस चार्ल्स भी उसमें कितनी गहरी तरह से इन्वॉल्व रहा है। नॉर्वे के प्रिंस एंड्रू, सॉरी या प्रिंस नहीं चार्ल्स, प्रिंस नहीं है वो, किंग चार्ल्स। अरे उसके तो बहुत गंदे खुलासे निकले हैं किंग चार्ल्स के। ये आप देखिए, सबको नचा रहे हैं ये। और एप्स्टीन फाइल्स के बाद आपको पता, मोदी जी का नाम आया ना एप्स्टीन फाइल्स में, पहले हरदीप पुरी के माध्यम से, और इनकी जान दुख दुख कर रही है कि और भी कहीं मेरे बारे में खुलासे न हो जाए। इनके बारे में खुलासे चाइना के पास हैं, रशिया के पास हैं, सोनिया जी के पास हैं। पूरी की पूरी फाइल मैंने वो भी लिख दिया था कि है ना। और इसलिए ये दब्बू है, और इसलिए 56 इंच करता है, चेंज भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, आज आपने बिल्कुल बेबाकी के साथ, एक ही तरीका आता है मुझसे बात करने का, वो है बेबाक। और आता ही नहीं है, मजबूरी है मेरी। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे प्रयास करना पड़ता है, आता ही नहीं है। ये दोष मेरे माता पिता का है, ऐसे उन्होंने जीन्स दिए हैं कि डर के रहना सीखा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।